26 सितंबर 2025 को लद्दाख के इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी, जो उन छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करता है जो पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। उन्होंने 2018 में अपनी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो के साथ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग की भी स्थापना की। इसमें गीतांजलि जी का बहुत बड़ा योगदान है। वांगचुक को 2018 में रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके काम से प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स का एक किरदार भी बनाया गया था। 2019 में संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद लद्दाख के कुछ नागरिक संगठनों ने निम्नलिखित मांगे उठाईं: लद्दाख को राज्य का दर्जा, क्षेत्र को 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल करना। इन मुद्दों को लेकर लद्दाख में कई प्रदर्शन हुए, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल रहे। 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सितंबर 2024 में वांगचुक और कुछ अन्य लोग लद्दाख में भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। 24 सितंबर 2025 को लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए। सरकारी जानकारी के अनुसार लगभग 160 लोग घायल भी हुए। सरकार और प्रशासन ने आरोप लगाया कि वांगचुक के भाषणों ने लोगों को भड़काया। वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया है। उसी साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने वांगचुक को उनके गांव से हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया है। उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम सीधा सीमा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। 1 अक्टूबर 2025 को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे एंगमो ने उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ कर रही है। सरकार ने अदालत में वांगचुक के कुछ भाषणों के वीडियो सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। अदालत ने कहा है कि वह इन वीडियो को देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करेगी। अगली सुनवाई 10 मार्च के लिए तय की गई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उनकी हिरासत कानूनी उचित थी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजेता सिंह। स्वागत है आपका द हिंदू के हिंदी संस्करण में। और इस विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं गीतांजलि जे एंगमो, जो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि जी। गीतांजलि जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सोनम वांगचुक जी की स्वास्थ्य कैसा है अभी? तो 2-3 दिन पहले ही मैं मिली थी, तो अभी ठीक है। बीच में जीआई रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जीआई मतलब स्टमक। अच्छा, स्टमक, ओके। सो बट नाउ अभी ठीक है, बेटर है। ठीक है। और जैसे कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या होती है? कैसे अपना दिन की शुरुआत करते हैं? करते क्या है पूरे दिन? बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी, एक तो किताबें मैंने दी हैं जो पढ़ते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार, फिर मेडिटेशन, विपासना करते हैं, फिर काफ़ी वॉकिंग करते हैं, फिर लिखते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव अपने समय बिताते हैं। तो जेल का जैसे उनकी बहुत पिक्यूलियर कंडीशन है ना, वो अरेस्ट तो हुए नहीं हैं, वो हिरासत में हैं, तो उनको क्या नॉर्मल कैदियों की तरह रखा जाता है? उनसे काम करवाया जाता है? वैसे तो कॉन्विक्ट्स के लिए होता है वो, पर उनके साथ मतलब क्या उनको मतलब एक अलग से कमरे में रखा गया है या फिर दूसरे कैदियों के साथ रखा गया है? कैसा है वातावरण? नहीं है, उनको अलग रखा गया है, सॉलिटरी, एक 20 बाय 20 फीट के बैरक में, और छोटा सा चलने के लिए भी जगह है, छोटी सी। लेकिन हाँ, दिन भर काफ़ी कम इंटरेक्शन होते हैं, किसी से मिलना नहीं होता ज़्यादा, पुलिस के ही ऑफिसर्स के अलावा। तो जैसे कि जब आप अप्लाई करती हैं मीटिंग के लिए, तो क्या प्रोसेस रहता है? आपको झट से अपॉइंटमेंट मिल जाता है या आपको वेट करना पड़ता है या क्लियरेंस आता है कहीं से? तो
NSA के अलग अलग उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो NSA के अंतर्गत हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। तो हाँ, पहले ईमेल करना होता है और फिर रिस्पॉन्स आता है। फिर हाँ, आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? अभी आज मंडे है ना, फ्राइडे। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही हुई थी। तो जैसे कि आप कोर्ट भी गई हैं, आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अभी कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी क्या पोजीशन है? क्योंकि हम देखते हैं कि ये केस की सुनवाई होती है, फिर एडजर्नमेंट होता है, फिर सुनवाई होती है, फिर एडजर्नमेंट होता है। कोई निष्कर्ष सा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तो कोर्ट में इसलिए गई क्योंकि NSA एक बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है और इसका बस एक एडवाइजरी बोर्ड और गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने का एक प्रोसेस है, जो कि ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट को बताना किसी को कि उन्होंने क्यों कोई फ़ैसला लिया और किसके बेसिस पे। तो ये प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और सबके सामने ताकि आ सके, तो इसलिए मैंने ये हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। और उस वक्त ये भी था कि 10 दिनों तक सोनम का कुछ अता पता नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज़ है अब इंडियन जुडिशरी में कि सारे जो केसेस होते हैं ये ऑनलाइन रिले किए जाते हैं जूम पे। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता। हाँ, प्रोसेस में तो प्रक्रिया में एक पारदर्शिता आती है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी। और हाँ, ये इतना ओपन एंड शट केस है, मतलब आसानी से ये हमारा जीता हुआ केस है, क्योंकि मैं बताऊंगी क्यों। तो ये दिसंबर में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, एक हियरिंग से हो जाना चाहिए था। पर हाँ, इसको काफ़ी एडजर्नमेंट और तारीख पे तारीख जैसे कहते हैं हो रहा है। पर फिर भी मैंने सुना है कि दूसरे केसेस के मुकाबले ये काफ़ी तेज़ी से इसकी हियरिंग हो रही है। हियरिंग्स तो हो रही हैं, पर हाँ, ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता था, क्योंकि NSA का मेन जो है कि प्रोसीजरल अगर लैप्सेस हैं, कि अगर आपका जो डिटेंशन हुआ है उसको अगर ठीक ढंग से गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया तो उसी के बेसिस पे NSA जो है वो कैंसिल हो जाता है डिटेंशन। अच्छा। तो सोनम के केस में काफ़ी 2-3 लैप्सेस हुए हैं। एक ये कि जिस बेसिस पे जो डिटेंशन ऑर्डर होता है, जिसकी बेसिस पे डिटेंशन होता है, वो 10 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर और 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, डिटेंशन ऑर्डर भी और उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो भी है। पर सोनम के केस में जो मेन 4 वीडियोस हैं, जो कि डिटेंशन ऑर्डर जिस पे 80% डिटेंशन ऑर्डर जिस पे बेस्ड है, वो 4 वीडियो सोनम को 23 अक्टूबर को मिले, 28 दिन के बाद। 26 सितंबर को उनको हिरासत में लिया गया और 23 अक्टूबर को मिला। तो इसी एक के बेसिस पे ये NSA निरस्त हो सकता है। सेकंड, ये क्योंकि एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई अंदेशा है कि वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो उसको अपना माइंड, अपना दिमाग अप्लाई करके ऑर्डर लिखना होता है। लेकिन इस केस में जो भी SSP ने रिकमेंडेशन दिया था, वो DM ने सीधा उसको कॉपी पेस्ट करके डिटेंशन ऑर्डर बना दिया। तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं पुराने NSA केसेस पे जो कि इसी के बेसिस पे भी निरस्त हो सकता है। तो आप कह रही हैं कि कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी हुआ? हाँ, 100%, मतलब बिल्कुल 1 2 3 4 उनके 10 पॉइंट्स हैं SSP के कि हियर इज़ आवर प्रपोजल, और हियर इज़ आवर प्रपोजल बस फर्स्ट पैराग्राफ को निकाल के बाकी के सारे 9 पॉइंट्स उनके डिटेंशन ऑर्डर पे एकदम सेम टू सेम। तो ये भी हमने पॉइंट आउट किया अपने पिटीशन पे, और सारे एविडेंसेस, प्रूफ सब दे दिए हैं, और जजेस ने भी इसको नोट किया है इस बात को। फिर तीसरा है कि जो FIRs हैं जिसके बेसिस पे डिटेंशन हुआ है, वो भी बहुत पुराने हैं, 1.5 साल 2 साल, और उसमें भी सोनम का नाम नहीं है। 5 में से 3 में उनका नाम ही नहीं है। तो ये क्या एक अम्ब्रेला FIRs फाइल हुई थी पहले, जिसमें इनको किसी और के नाम पे या किसी उस पे, और वो ही अटैच कर दिए इस ऑर्डर में। अच्छा। क्योंकि कोई सबको पता है पूरे देश में,
चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों चाहे नॉर्मल इंसान हो, कि किसी भी तरह से सोनम कोई पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट नहीं है या कोई ये तो एक्ट जो है ये स्मगलर्स टेररिस्ट के लिए होता है। तो इसलिए और कुछ नहीं निकला था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे CBI भेजा था हयाल, फिर लैंड लेने की कोशिश की, वो सब उसमें कुछ नहीं निकला। तो एक ही इनको ये मिला था कि इसके अंतर्गत मेन था कि कैसे परेशान किया जाए ताकि सोनम जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो ना करें, तो ये मेन था। तो इसीलिए जल्दबाजी में उन्होंने कुछ भी बना के डिटेंशन ऑर्डर तब कर दिया था। तो हमने उसको जब डीपली स्टडी किया तो देखा कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। हाँ त्रुटियां हैं, और उसके बेसिस पे तो ये केस बहुत ही स्ट्रांग है हमारे पक्ष में। जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी। जब सोनम वांगचुक जी की डिटेंशन हुई थी तब आप कहाँ थी और आपको कैसे पता चला था? नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी में ही थी, और यूनिवर्सिटी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो लद्दाख में, हाँ, जिस कैंपस में हमारा घर भी है। हम्म, और सोनम अपने गांव में थे। वो 24 को जब अनशन उन्होंने रोका, क्योंकि जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ये तरीका नहीं था करने का, तो उन्होंने अनशन को रोका और वो अपने गांव चले गए थे। तो वहीं थे 2 दिन। तो मुझे एक फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चला, जो कि लद्दाख पुलिस के एक ऑफिसर ने फ़ोन करके मुझे बताया। अच्छा, और फिर आप वहाँ उनके गांव गई आप, मतलब नहीं, तब तक वो जा चुके तो थे? वो हाँ जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें जोधपुर ले जाया जा रहा है, जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको कॉल करेंगे, पर 10 दिन तक कोई अता पता नहीं था। अच्छा, तो इसीलिए 1 अक्टूबर को मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और LG लद्दाख को पिटिशन लिखी थी, वो 5 दिन के बाद। और छठे दिन फिर मैंने हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट में ये किया था कि वेयर इज सोनम, कहाँ है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस का ये होता है कि जब इंसान का पता ना हो कहाँ है, और सेकेंडली कौन से तथ्य हैं जिनके बेसिस पे उनको डिटेन किया गया। ये हमारी पिटीशन थी कि उनको इलीगल वे से डिटेन किया गया है। तो ये इनको जब हिरासत में लिया गया, उसके पहले आपके जो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप लोग दोनों चलाते हैं, एक है HIAL जिसके बारे में आपने बताया, और एक है सेकमॉल। इसके विरुद्ध भी वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ एक्शन लिया था, कुछ नोटिस वगैरह भेजे थे। उसका क्या स्टेटस है, और क्या उसका जो रजिस्ट्रेशन है सेकमॉल का, क्या वो रद्द हुआ है? क्या सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली है? थोड़ा बताएं अगर आप इसके बारे में। नहीं, ये 2 अलग अलग इश्यूज थे। जो सेकमॉल है, जो कि हमारा स्कूल था, उसका FCRA जो है रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल किया, जिससे वो फॉरेन फंड्स आप ले सकते हैं, डोनेशंस। हाँ, जिस रजिस्ट्रेशन से हम ले सकते हैं उसको कैंसिल किया। लेकिन जिन तथ्यों पे वो कैंसिलेशन हुआ वो भी बहुत ही फ्लिम्जी थे। तो वो मैंने काफ़ी उसके बारे में बताया है कि उसमें भी कोई वजूद नहीं है। तो वो तो हम चैलेंज करेंगे ही एप्रोप्रिएट कोर्ट में या जहाँ भी, और उसके बेसिस पे जो उसका रजिस्ट्रेशन है NGO का, वो भी कैंसिलेशन का वो आया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हम उसको काउंटर कर रहे हैं, हमने रिप्लाई दिया है। और हयाल का जो लैंड था, जो ज़मीन गवर्नमेंट ने दी थी लीज पे, वो 1 साल के अंदर वो लीज डॉक्यूमेंट साइन करना होता है। तो क्योंकि हमने नहीं किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये लैंड हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ये जो साइन नहीं हुआ, ये हमारी गलती से नहीं, गवर्नमेंट की गलती से नहीं हुआ था, क्योंकि जब UT बना तो अभी तक लैंड पॉलिसी वहाँ नहीं है। और हमारी काफ़ी सारी लेटर्स हैं जिनके थ्रू हमने उनको कहा है कि हमारा ये लीज़ कर दो, और बहुत सारे लेटर्स उनसे भी हैं हमें कि आपका ही नहीं, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस का भी लीज़ अभी हुआ नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें हैं, लेकिन आपको NOC दिया जाता है कि आप अपना जो भी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप जारी रख सकते हैं जी। तो इन सब के बेसिस पे इवन वो भी बहुत वीक है, और हम उसको भी काउंटर करेंगे। जैसे कि सरकार ने जब इनको हिरासत में लिया तो एक गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे वायलेंस, और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अरब स्प्रिंग जैसे प्रोटेस्ट करने की कोशिश थी, जेन ज़ी को भड़काने की कोशिश थी, इसकी वजह से इतना वायलेंस हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ और अपने वीडियो में भी कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
नेपाल, बांग्लादेश, अब एक साथ अगर आप सब कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग, जेन ज़ी, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है माइंड में। लेकिन आप अगर ये वीडियोस का टाइमलाइन देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल बांग्लादेश की बात सितंबर 10 को हुई, जब किसी और स्पीकर ने कहा कि वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, तो उनको रेफ़र करते हुए सोनम ने कहा कि नेपाल बांग्लादेश में चेंजेस आई हैं, लेकिन हम वैसी चेंज नहीं लाएंगे, हम थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट महात्मा गांधी के चले हुए रास्ते में से आएंगे। और जो सितंबर 24 का उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर में कहा है कि ही सेड कम आउट लाइक जेन ज़ी, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टाइमिंग है उस इंटरव्यू का वो 5 बजे शाम को है, जब ये घटना हो चुकी थी। जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये क्या जेन ज़ी जैसा प्रोटेस्ट आपको लगता है, तो सोनम ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा मैं चाहता हूँ हो। पर जो वीडियो उन्होंने सप्रेस किया है, एक तो 4 वीडियो दिए नहीं हैं, ऊपर से बहुत सारे वीडियोस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिस रिप्रेजेंट किया है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जब ऑन द साइट जब वायलेंस इरप्ट हुआ तो सोनम ने जाके कहा कि ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका फेल हो गया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, और मैं अनशन को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने सप्रेस किया है वीडियो, वो दिया ही नहीं, क्योंकि अगर वो जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी था अगर वो वीडियो देखता तो वो कभी डिटेन नहीं करता कि जो इंसान अनशन बंद कर रहा है और कह रहा है कि ये मेरा तरीका नहीं है और वायलेंस को एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ दोनों को रोकने की बात कर रहा है, तो उसको कभी भी डिटेन नहीं किया जा सकता था। और रही बात अरब स्प्रिंग की, एक तो वो जून का वीडियो था, सितंबर का था ही नहीं। और एज अ टीचर वो एक वीडियो में समझा रहे थे कि जो मई की टॉक्स थी MHA के साथ वो फेल हुई थी, उस पर कोई 6 शेड्यूल और इसकी कोई बात नहीं हो पाई थी। तो सोनम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इससे हमें क्या कहते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। एक रीजन को एक स्टेट बनाना ये जल्दी से नहीं होता, इसको टाइम लगता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे महात्मा गांधी ने किया जब ब्रिटिशर्स से वो फाइट कर रहे थे, श्री रामलू ने किया जो कि आंध्र प्रदेश की स्टेटहुड की बात कर रहे थे, वैसे उन्होंने बुआजीजी का एग्जाम्पल लिया कि उसने ये कंट्री में चेंजेस लाए। तो ये एग्जाम्पल देते हुए कि एक दो इससे 2 उदाहरण वो दे रहे थे। एक तो इसमें टाइम लगता है जो हम मांग कर रहे हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली एक इंसान भी चेंज ला सकता है, ये नहीं है कि एक हर एक में वो ताकत है, एक इंसान तो, लेकिन उसको अगर हम एक तरह से क्लब करके एक नैरेटिव बनाएं तो वो डरावना लगता है। पर अगर आप एक एक वीडियो को देखेंगे और इनफैक्ट अलग अलग अगर देखते हैं, जो ऑनरेबल जजेस भी हैं उन्होंने भी SGI को ये पूछा जब वो पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्ट्स कि बस यही है, इसके बेसिस पे तुम लोगों ने डिटेन किया, तो उसमें तो कुछ भी वायलेंट या कुछ भी प्रोवोकेटिव नहीं है। आई थिंक कोर्ट ने मांगा भी है ना अलग से सरकार से ये वीडियोस देखने के लिए। हाँ, वो तो कब से दी हुई हैं, उन्होंने मांगा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो 10 दिन का बीच में होली वेकेशंस थे वो देखेंगे इसको, लेकिन उसका डिस्कशन और उसको डिटेंशन ऑर्डर में वो जो भी उन्होंने लिखा है उसके क्लैरिफिकेशन हमने अपने पिटिशन में सब दे चुके हैं। वो पिछले 1.5 महीने से 3 बार हमने क्लैरिफाई कर दिया है, 5 बार यूनियन ऑफ इंडिया के SGI और असिस्टेंट SGI उसको क्लैरिफाई कर चुके हैं, फिर हमने भी रिजॉइंडर दे दिया। सो इन अ वे सब आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और अभी जस्ट ऑर्डर्स के लिए रिजर्व हो जाना चाहिए। ये 10 मार्च को है इसकी नेक्स्ट हियरिंग जी। अच्छा, मैं इस मुद्दे को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ। जब शुरुआत हुई थी तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, ये इस मूवमेंट को चला रही थी। इनकी मेन डिमांड आपको पता है कि एक स्टेटहुड है लद्दाख के लिए और दूसरा है कि 6 शेड्यूल में इसकी एंट्री हो। इन सब जब ये सब मुद्दा चल रहा था तब सोनम वांगचुक जी दूर से बाहर से इसको इस जो भी है पब्लिसिटी देना या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू लोगों को जागरूक करना, ट्विटर के थ्रू, पर मई होते होते हमने देखा कि एक मांग होने लगी उनकी तरफ से भी कि मुझे भी वो जो हाई पावर्ड कमेटी है सरकार की, जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी उसका नेतृत्व करते हैं और जिसमें KD और LAB के मेंबर्स हैं, तो एक डिमांड आई कि सोनम वांगचुक जी को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए।
तो ये क्या इस प्लेटफॉर्म को अचानक से मतलब ये पॉलिटिकल एम्बिशन की तरफ देखा जाने लगा कि वो यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए? आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था, क्योंकि पहला अनशन सोनम ने 21 में किया था, मतलब इसकी अवेयरनेस, और 23 में पहला जो 5 दिन का उन्होंने अनशन किया था। और ये एक जैसे आपने कहा, बाहर से वो सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मई की जो टॉक्स थी वो क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कुछ सीनियर लीडर्स ने रिज़ाइन किया, और तब एपेक्स और बॉडी की तरफ से ही ये आया कि सोनम को नॉमिनेट किया जाए। इसमें सोनम का कोई पर्सनल उसमें चाहत नहीं थी कि मुझे इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। इनफैक्ट जब टॉक्स के लिए भी MHA ने कहा कि सोनम को नहीं लिया जाएगा, तभी भी सोनम ने कहा कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं है। सो ही वॉज, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो कमेटी में हो या ना हो। वो जस्ट चाहते हैं कि जैसे लद्दाख का जो बेस्ट हो वो हो। तो इट वाज, मतलब ये एक ले एपेक्स बॉडी ने ये डिसीजन लिया कि सोनम को हाई पावर्ड कमेटी में डाला जाए। अच्छा। इसमें कोई अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस होते तो इसके 10 साल पहले सारी पार्टीज जो हैं, जो भी MP इलेक्शंस होते हैं, ये होते हैं, वो सोनम को अप्रोच करती हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा। कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनका प्राइमरी रोल है एज एन एजुकेटर एंड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड एज समबडी जो कि पॉलिसी मेकिंग में अपने इनोवेशन के थ्रू या अपने उसके थ्रू उसको गाइड या सपोर्ट कर सके। तो इसीलिए ये मतलब उनके कोई पॉलिटिकल इसमें वो नहीं थे एम्बिशंस। लेकिन अभी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि हर एक का लद्दाख का हित ही है, हर एक के दिल में। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ले एपेक्स बॉडी हो जो रिप्रेजेंट करते हैं सोनम हो। और अभी ज़रूरत ये है कि सारे जने एक साथ थ्रू डायलॉग, नॉट थ्रू यूज़ ऑफ पावर या किसी को जेल में डाल के, उससे नहीं इसका सोल्यूशन निकलेगा, पर एक कोलैबोरेटिव वे से सब, अगर जो सबका इंटेंशन वैसे भी है, चाहे वो पीपल ऑफ लद्दाख हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, और चाहे वो सोनम हो, कि लद्दाख की भलाई सबका एम है। लेकिन वो भलाई किस में है, उसमें अलग अलग लोगों के मतभेद हैं। हाँ, तो उसको ज़रूरी है कि सब एक जगह बैठ के उसको थ्रैश आउट करें, उसको सुलझाएं, ताकि एक जो बॉर्डर एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, जो इतना खूबसूरत एरिया है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक ऐसा शायद ये देश का लास्ट रीजन होगा जो कि एक ऑटोनोमस एक रीजन या फ्रंटियर या प्रोविंस या स्टेट बनेगा। तो बाकी सारे स्टेट्स की जो भी हमने गलतियां की हैं, उससे हम सीख के एक ऐसा स्टेट इसको बना सकते हैं, रोल मॉडल, जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं रोल मॉडल होगा, पूरे वर्ल्ड का रोल मॉडल होगा। अभी पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की, एनर्जी की, अभी इतने वॉर्स चल रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल, रीजेनरेटिव, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स पे बेस्ड एक सस्टेनेबल, एक ऐसा हम मॉडल बना के लद्दाख को शोकेस कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने जी। तो मैं तो चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ लद्दाख, द लीडरशिप ऑफ लद्दाख, सोनम, एवरीबडी एक साथ बैठ के इसको आगे ले जाएं, और जितनी जल्दी हो उतना सबके लिए सही रहेगा। तो जैसे उनको जब हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी एटलीस्ट दो मीटिंग्स हो चुकी हैं, और उन मीटिंग्स में KDA और LAB ने इनकी रिलीज़ का मुद्दा भी उठाया है। तो क्या जब ये अभी इन महीनों में क्या आपको कोई मदद मिली है KDA और LAB की तरफ से या और किसी ग्रुप की तरफ से सरकार में? तो एक होता है कि एक आउटर सपोर्ट, एक होता है कि इनर सपोर्ट। तो ये तो आपको भी पता है और सबको पता है कि पूरा देश हमारे साथ है, सोनम के साथ है उनकी रिहाई के लिए, और हर लद्दाखी के दिल में यही है। वो रोज़ प्रेयर भी करते हैं और
एपिक्स बॉडी के भी मेंबर्स, सब चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो। तो ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर पार्टी या वो सबसे ऊपर उठ के लोग उनके लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन ओपनली आके प्रे करना या सपोर्ट करना, ये सबकी अलग अलग अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई ओपनली कर सके, क्योंकि एक तो पता होना चाहिए कि कैसे करना है सपोर्ट, या फिर अलग अलग लोगों के अपने बिजी वो होते हैं। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी आपके साथ आके वो रैली करेगा या ये करेगा, पर ये प्रेशर तो है। एज अगर हम पूरे देश की ज़मीर को देखें तो हमारे कॉन्शियंस पे एक मॉरल प्रेशर है भारत पे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे वो लद्दाख की लीडरशिप हो, कि जो गलती हुई है सोनम को हिरासत में लेके, वो जल्दी से जल्दी वो ठीक की जाए वो गलती, ताकि हम, ठीक है हर एक से गलती हो जाती है, लेकिन उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करके उसको ठीक करके उसको आगे ले जाया जाए। इसी में सबकी भलाई है, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। भारत सरकार में क्या आपने किसी से मिलने की कोशिश की इस मुद्दे को उठाने के लिए, किसी मंत्री से या फिर नहीं, पार्टी में किसी से? नहीं, मैंने इसको पॉलिटिकल बनाने से दूर रखा है, क्योंकि सोनम की जो ये मांग थी कि लद्दाख को अपना डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस मिले, एक इलेक्टोरल बॉडी मिले, या एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले, तो ये बेशक पॉलिटिक्स के दायरे में आता है, लेकिन सोनम का ये एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट था, एज अ सिटीजन था, एज अ सन ऑफ द सॉइल था, वो इट इज़ कोइंसिडेंटल कि वो पॉलिटिक्स के दायरे में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको एक पॉलिटिकल वो नहीं बनाया। और जिन्होंने भी, जो पॉलिटिक्स में है, जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, वो मोर एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने सपोर्ट किया है, ह्यूमैनिटेरियन रीज़न से सपोर्ट किया है। जिन लॉयर्स ने भी हमें हेल्प किया है, वो अलग अलग पार्टीज़ को ज़रूर बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने सब ने एक ह्यूमैनिटेरियन उससे किया है। और मेरी कोशिश ये रही है कि हम बहुत पोलराइज्ड हो गए हैं आजकल, लेफ्ट राइट, पार्टी ये वो, लेकिन जो एक कॉमनैलिटी है हम सब में इंसानियत की, जो ह्यूमैनिटेरियन है बेसिस, तो हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये सोनम का मुद्दा पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इंसानियत का मुद्दा बने, और एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ और जस्टिस और सत्यमेव जयते का मुद्दा बने। तो अगर सोनम वांगचुक की रिहाई होती है तो क्या उसके बाद भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे? नहीं, क्यों, उनको किसको अच्छा लगता है 15-15 दिन या 30-30 दिन भूख हड़ताल पे जाना? किसी को नहीं पसंद आता। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन वगैरह और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दुर्घटना हुई, ये बहुत, जो 4 यूथ जिनकी मृत्यु हुई या सोनम की डिटेंशन हुई, बहुत सारे 100 से ज़्यादा यूथ को काफ़ी हफ्तों तक हिरासत में रहना पड़ा। तो ये एक ब्लैक इवेंट था, एक बुरी चीज़ हुई, लेकिन इससे हम कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद ये आंदोलन और प्रोटेस्ट के रास्ते पे नहीं चल के, हर एक में इतना ग्रोथ आया होगा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में इतना ग्रोथ आया होगा कि सोनम के निकलने के बाद इसको हम एक डायलॉग का ज़रिया बनाएंगे, एक डिस्कशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे, और लद्दाख को एक रोल मॉडल बनाएंगे कि कैसे एक रीजन को इंडिपेंडेंट, एक रीजन को कैसे सेल्फ सफिशिएंट, एम्पावर्ड बना सकें। क्या वो रिहाई के बाद हाई पावर्ड कमेटी में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप इस बारे में LAB और KDA और गृह मंत्रालय से बात करेंगे? वो तो ऑलरेडी अभी हाई पावर्ड कमेटी में हैं, जुलाई 2025 से। सो हाँ, वो डेफिनेटली अपना सपोर्ट देंगे, अपने आइडियाज़ देंगे, जिस तरह से भी वो इसको आगे बढ़ा सकेंगे, इन टॉक्स को, वो ज़रूर इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, और आप होपफुल हैं कोर्ट की तरफ से कि फैसला आपके पक्ष में आएगा?
हाँ, मुझे और सोनम को हमें जिसको हम गुडनेस कहते हैं, जिसको हम अच्छाई कहते हैं, उस पे बहुत विश्वास है। मतलब कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो एक सिचुएशन का वो होता है। और हम मुझे लगता है कि वो बुरा टाइम पास हो गया है और अभी डेफिनेटली सत्यमेव जयते होगा। और ये इट इज़ नॉट कि सोनम वर्सेस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वर्सेस पीपल, इसमें कोई वर्सेस नहीं होता, क्योंकि कुछ भी अगर हम वर्सेस करते हैं तो वो विन लूज बनता है। तो ऐसा एक होना चाहिए कि जहाँ पर विन विन हो। तो सोनम की रिहाई में रीजन की का उत्थान हो, गवर्नमेंट को हेल्प हो कि वो वहाँ जो अच्छा करना चाहते हैं वो कर सकें। तो हमें ये पक्ष विपक्ष से निकल के एक यूनिवर्सल उससे सोचना चाहिए कि ऐसा ही कोई सोल्यूशन करे ताकि सबका इसमें विन विन हो। आखिर में एक सवाल, आपने अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या परिस्थितियां रहती हैं, कैसा आपका कितनी मुश्किलें आती हैं यहाँ से जोधपुर जाना, क्या क्या आपको करना पड़ता है कि आप कितने दिन एक मुलाकात के लिए सोनम वांगचुक जी के साथ? नहीं, काफ़ी मुश्किल भरा रहा है एक तरफ से ये पिछले 5 महीने। जैसे मैं बिल्कुल घर नहीं गई हूँ, मैं 5-5.5 महीने अभी हो गए हैं, और 1 घंटे की मीटिंग के लिए 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सुबह जाओ फिर मिलो, फिर कई बार जो लास्ट वहाँ से फ़्लाइट है जो भी है वो 3-4 बजे ही है, तो कई बार रात को ट्रेन से आना जाना भी पड़ता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है हर बार फ़्लाइट टिकट्स और ये सब, और काफ़ी मुश्किलों से भरा भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जब सोनम को मिलूँ मैं अपनी मुश्किलें ना बताऊँ, पर एक पॉजिटिविटी और उसका जैसे संदेश दूँ। और सिमिलरली जब सोनम मुझे मिलते हैं वो अपनी परेशानियाँ नहीं बताते। जैसे मैं पूछती हूँ खाना कैसा है तो कहते हैं कि हाँ बहुत न्यूट्रिशियस है, सब ठीक है। तो बहुत महीनों तक तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं की थी। एक तो काफ़ी कम टाइम होता है, एक हफ्ते का, एक घंटे का टाइम होता है, फटाफट बीत जाता है। और शुरू में तो केस डिस्कस करना था बहुत सारा। ये मैं चाहूँगी कि हमारी जुडिशरी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंसान डिटेन्ड है उसको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है। मतलब ना वो डायरेक्टली, जैसे चाहे वो लॉयर्स को भी मिलता है हफ्ते में एक बार, पर एक घंटा एक हफ्ते में या 2 घंटे काफ़ी नहीं होते, और वो इंसान कोर्ट नहीं आ सकता या वीसी पे नहीं ज्वाइन कर सकता। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा इसको इजी और बना सकते हैं कि जो इंसान डिटेन्ड है या जो अरेस्टेड है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ना कि उसके फैमिली मेम्बर्स या लॉयर्स ही उसको करें। जी। तो इसमें काफ़ी हमें मुश्किल हुई है डेटा देने में, लेने में, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मैंने ये सुना है कि जेल में जो भी होते हैं जो कि कॉन्विक्ट्स भी नहीं हैं, जो कि ट्रायल पे हैं, मतलब ये प्रोसेस उसको हेल्प नहीं करता। एक तो पहले ही वो इंसान डिसएडवांटेज्ड है, और एक तरफ उसको ये फाइट करना पड़ता है उस डिसएडवांटेज से। तो ये वाला हमें थोड़ा बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखा वो सोशल मीडिया पे भी अभी एक्टिव हैं, तो क्या आप उनके बिहाफ पे ट्वीट करती हैं या फिर पोस्ट करती हैं? नहीं, हमारा एक ग्रुप है जो कि एडमिन ग्रुप, जो भी या तो मैं ट्वीट करती हूँ उसको रीट्वीट करता है, या जो मैं उनको मिलती हूँ और वो कहना चाहते हैं सबको तो वो मैं उनको बताती हूँ, तो वो हैंडल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गीतांजलि जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू।